आज हम लोग मोल कंसेप्ट पे बेस्ड एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर होता है जिसको हम लोग इडियोमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। जितना भी चीज हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं, बेसिकली नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन सब का यूज होगा इस चैप्टर में। स्टिचियोमेट्री होता क्या है? सबसे पहली बात ये है, स्टिचियोमेट्री जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व के बारे में बताता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक सवाल है, मान लिया N2 जो है H2 के साथ रिएक्शन किया और NH3 बनाया, 3 और 2। अगर हम इसका 10 ग्राम लें तो इसका कितना बनेगा? ठीक है, अगर हम N2 का 10 ग्राम लें तो NH3 का कितना वेट बनेगा, H2 का कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, यही सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। अब देखिए, एक्चुअली स्टिचियोमेट्री जो है फर्स्ट कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शन का, जिसको कि जानना होता है। 3 कंसेप्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिसे हम लिखते हैं फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन देयर आर 3 कंसेप्ट्स। 3 कंसेप्ट्स होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिसके आधार पे केमिकल रिएक्शन को पूरा जाना जा सकता है। पहला होता है स्टिचियोमेट्री, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टिचियोमेट्री जो होता है डील करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। डील्स विथ अमाउंट ऑफ, अमाउंट का मतलब मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, ये सारा कुछ। डील्स विथ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, reactant and products involved in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इन्वॉल्व होगा, इसी के बारे में डील करता है। ठीक है। दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? थर्मोडायनेमिक्स डील करता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब यही बताएगा, मान लो हमने कुछ रिएक्टेंट लिया, तो रिएक्टेंट अपने आप रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, कि उसमें कुछ बाहरी एजेंट को वर्क करना होगा, ये बताता है। डील्स विथ a spontaneous and non-spontaneous nature of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में बताता है। रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा, इसके बारे में। और तीसरा कंसेप्ट होता है काइनेटिक्स, और ये डील करता है स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर मान लो एक रिएक्शन हो रहा है तो किस स्पीड से हो रहा है, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। ये डील्स विथ स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन।
किस रेट से हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, इसके बारे में बताता है। तीन चीजें हैं, अगर ये तीनों कंसेप्ट आप जानते हो तो केमिकल रिएक्शन को पूरा पूरा जानते हो। तीनों चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। स्टोइचियोमेट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक आगे टॉपिक टाइट्रेशन पढ़ा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को अलग बड़ा चैप्टर पढ़ना है, और केमिकल काइनेटिक्स 12th में एक बड़ा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। तो बारी बारी से हम तीनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं। देखिए स्टोइचियोमेट्री पढ़ते वक्त हम लोग को कुछ एजम्पशन लेके चलना होगा। जैसे कि एजम्पशन जो हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ते वक्त लेके चलेंगे, एजम्पशंस इन स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में कुछ एजम्पशन लेके चलना होगा। जैसे कि पहला एजम्पशन होता है, पहला एजम्पशन ये होता है कि रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा जब तक कि कुछ कहा नहीं गया हो। मान लो आपको नहीं कुछ कहा गया हो तब आप 100% रिएक्शन करवाओगे, मतलब जब तक कोई रिएक्टेंट का अमाउंट 0 ना हो जाए तब तक रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। हालांकि अगर कह दिया जाए कि 80% हो रहा है, 70% हो रहा है, तब आप लोग नहीं मानोगे 100%। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जाए, reaction is assumed to be 100% complete. Reaction is assumed to be 100% complete. Reaction जो है 100% complete होगा if nothing else is mentioned. कुछ और mentioned नहीं हो, if nothing else is mentioned. अगर कुछ और मेंशन नहीं हो तो रिएक्शन को 100% कंप्लीट माना जाता है। और दूसरा, रिएक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोसेस। हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मानेंगे। constant temperature and constant pressure process if nothing else is mentioned. ये सभी चीजें तभी आप मानोगे जब आपको कुछ और नहीं दिया गया हो। मान लो क्वेश्चन में कह दिया जाए कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा उस पर। लेकिन कुछ नहीं कहा जाए तो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मानना है। एक्चुअल में पूरे केमिस्ट्री में यही एजम्पशन होता है रिएक्शन होने का, अगर कुछ नहीं कहा जाए। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग कहते हैं जनरल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जनरल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जनरल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहीं भी पूरे केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं भी नहीं कुछ कहा गया हो, इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। ये तीन चीजें हम लोग, दो चीजें हम लोग मान करके केमिकल रिएक्शन के बारे में दो एजम्पशंस मान करके हम लोग स्टोइचियोमेट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब देखिए स्टोइचियोमेट्री जो है एक प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होगा और इसीलिए हम लोग पहले अप्रोच करेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल को बनाया जाए। पहले हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ लेते हैं एंड देन आफ्टर स्टोइचियोमेट्री का ही कंसेप्ट को कुछ डिफरेंट तरीके से अप्लाई करके हम लोग इडियोमेट्री पढ़ते हैं। दोनों चैप्टर एक ही तरह का है, इसलिए साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, there are two ways to solve, there are two ways, या कह सकते हो फॉर्मूला, two ways या प्रिंसिपल्स to solve problem of स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है।
हालांकि तीसरा तरीका भी आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर के, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन स्टिचोमेट्री का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो वहां पे हम ये तीनों तरीका अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम लोग 2 तरीका पढ़ेंगे। पहला तरीका होता है पीओएसी, पीओएसी मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है पीओएसी मेथड। फुल फॉर्म इसका होगा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, सभी एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। इस प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होगा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed in any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका सीधा मतलब है कि नंबर ऑफ एनी एटम, number of any atom before and after the reaction, after the reaction is equal। number of any atom before and after the reaction is equal। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, हम सबसे पहले पीओएसी अप्लाई करके आपको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि पीओएसी कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल में हम अभी आपको हम 4-5 एग्जांपल रहे हैं। मान लिया आपको कहा जाए N2 जो है रिएक्शन करके NH3 बना रहा है और आपको अप्लाई करना हो पीओएसी इसमें, इसका वेट दिया हो, इसका वेट निकालना हो। तो देखिए पीओएसी कैसे लगाएंगे, बाय पीओएसी ऑन, किस एटम पे आप पीओएसी लगाओगे, जो एटम कॉमन है, पीओएसी और नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम कॉमन है दोनों में, तो नाइट्रोजन एटम पे हमने क्या किया, पीओएसी लगा लिया। नंबर अगर सेम होगा तो मोल भी सेम होगा। मोल ऑफ नाइट्रोजन बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन बराबर मोल ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर रिएक्शन। ये समझ में आ रहा है आपको? यही तो कह रहा है पीओएसी कि जितना नंबर पहले होगा रिएक्शन के, उतना ही नंबर रिएक्शन के बाद होगा। तो हमने वही किया, मोल ऑफ नाइट्रोजन बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर रिएक्शन। अब शुरुआत में जो है वो कहां है नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन इन बिफोर रिएक्शन N2 में है, आफ्टर रिएक्शन किस में है, NH3 में। मोल ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कैसे अप्लाई करोगे। अब देखिए आप देखिए N2 के 1 मोल में नाइट्रोजन एटम का कितना मोल है, 2 मोल है। 2 मोल है नाइट्रोजन एटम का 1 मोल में। तो N2 का जितना भी मोल होगा, मान लिया N2 का 10 मोल लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना मोल होगा, 20 मोल। N2 का 100 मोल लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना मोल होगा, 200। तो जितना भी मोल होगा N2 का, उसका दुगना मोल होगा नाइट्रोजन एटम का, 2 into मोल ऑफ N2। मोल ऑफ नाइट्रोजन इन N2 विल बी इक्वल टू 2 into मोल ऑफ N2। क्या किया हमने, जो एटॉमिसिटी है नाइट्रोजन का N2 में, उससे मल्टीप्लाई किया। जितना भी मोल N2 का होगा उसका दुगना मोल होगा नाइट्रोजन एटम का, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 1 मोल NH3 में नाइट्रोजन कितना मोल है, 1 मोल। 10 मोल NH3 में नाइट्रोजन कितना मोल होगा, 10 मोल। 50 मोल NH3 में नाइट्रोजन कितना मोल होगा, 50 मोल। तो जितना भी मोल है NH3 का, उतना ही मोल है नाइट्रोजन का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिलेट करेंगे।
तो क्या आया देखिए, तो हम लोगों ने मोल ऑफ N2 से मोल ऑफ NH3 को रिलेट कर दिया। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग पीओएसई अप्लाई करेंगे। हम कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं पीओएसई अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। मान लिया KClO3 है, उसको हमने ब्रेक किया और बना O2 गैस। ठीक है, अब हमको पीओएसई अप्लाई करना है किस पे? ऑक्सीजन पे। तो बाय पीओएसई ऑन ऑक्सीजन, जो कॉमन एटम है, कॉमन एटम यही है ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, KClO3 में जितना मोल होगा उतना ही मोल होगा ऑक्सीजन का O2, मोल ऑफ ऑक्सीजन इन O2। ठीक है, ठीक है ना? मोल ऑफ ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन। अब देखिए तो 1 मोल KClO3 में कितना मोल ऑक्सीजन है? 3 मोल। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 इंटू मोल ऑफ KClO3। समझ में आ रहा है? जितना भी मोल होगा KClO3 का, उसका 3 गुना मोल होगा ऑक्सीजन एटम का यहां पर। और इधर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू मोल ऑफ O2। जितना भी मोल होगा O2 का, जितना भी मोल होगा O2 का, उसका दुगना मोल होगा ऑक्सीजन एटम का। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया कि जो एटॉमिसिटी था ऑक्सीजन का, उससे हमने इसके मोल में मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली यही देख रहे थे हम लोग, अभी तक हो रहा है। मान लो हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि COOH का होल 2 जो है रिएक्शन करके बना रहा है CO प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड। अगर आपको इसमें पीओएसई अप्लाई करना है ऑन कार्बन, जस्ट फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमको तीनों चाहिए तो। अगर हमको मात्र यही दोनों चाहिए तो कौन सा एटम कॉमन है इन दोनों में? कार्बन इसके साथ कॉमन है। तो हम लोग करेंगे ऐसे, बाय पीओएसई ऑन कार्बन, क्या होगा? मोल ऑफ कार्बन इन COOH का होल 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन इन CO प्लस मोल ऑफ कार्बन इन CO2। सभी में जो मोल ऑफ कार्बन था उसको हमने क्या किया? लिख दिया। जितना मोल इधर होना चाहिए कार्बन का, उतना ही मोल उधर होना चाहिए। अब देखिए तो इसको क्या करोगे आप? 2 इंटू मोल ऑफ COOH का होल 2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CO प्लस 1 इंटू मोल ऑफ क्या? CO2। आप देख रहे हो ना, जितना मोल CO का होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, उतना ही मोल क्या होगा? कार्बन का होगा। इसमें एटॉमिसिटी 1 है। जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल कार्बन का होगा उसमें, क्योंकि CO2 में 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है। आप हर जगह यही देख रहे होगे, जो एटॉमिसिटी है वो आगे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, जिस एटम पे हम पीओएसई लगा रहे हैं मॉलिक्यूल के मोल में, और ऐड हो जा रहा है। ठीक है, मान लिया हम एक कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा एग्जांपल कराते हैं। मान लिया हम चौथा एग्जांपल करा रहे हैं आपको, FeO V2O5 के साथ रिएक्शन करके आपको बना रहा है FeO प्लस Fe2O3 प्लस VO। मान लिया हमने पीओएसई अप्लाई किया ऑक्सीजन पे। देखिए हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ईच मॉलिक्यूल को हम लोग उसके मॉलिक्यूल के मोल से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे प्रोडक्ट साइड में। तो 1 इंटू मोल ऑफ FeO प्लस 5 इंटू मोल ऑफ V2O5 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू मोल ऑफ Fe2O3 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ VO।
समझ में आया? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एकदम बहुत सिंपल सा रूल है पीओएसी। आपको एटॉमिसिटी ऑफ एटम से मोल ऑफ मॉलिक्यूल को गुना करके ऐड करना है और इक्वल कर देना है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का। एक बात आप ध्यान रख रहे होंगे कि पीओएसी अप्लाई करने के लिए, हम लोग पीओएसी अप्लाई करके देखा, पीओएसी अप्लाई करने के लिए रिएक्शन को पूरा पूरा जानना और रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं होता है। ये चीज आप लिख सकते हो कि टू अप्लाई पीओएसी रिएक्शन शुड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन शुड नॉट बी कंप्लीटली नोन, रिएक्शन शुड नॉट बी कंप्लीटली नोन और बैलेंस्ड। ना ही रिएक्शन को पूरा पूरा जानने का जरूरत है और ना ही रिएक्शन को पूरा पूरा बैलेंस करने का जरूरत है। ये समझ में आया? रिएक्शन को पूरा पूरा ना जानने का जरूरत है और ना ही रिएक्शन को पूरा पूरा बैलेंस करने का जरूरत है। तो बस आपको एक चीज जानना होगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस एटम पे पीओएसी लगा रहे हैं वो एटम किस किस फॉर्म में, वो एटम जहां जहां भी है वो मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो नहीं लगा सकते आप पीओएसी। ठीक है, एक आसान मेथड, एक आसान तरीका है स्टिचियोमेट्री का ये। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दूसरा तरीका प्रॉब्लम करने का। देखिए दूसरा तरीका है स्टिचियोमेट्री के प्रॉब्लम करने का, मोल स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप। मोल स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप। सबसे पहला बात यह है कि पीओएसी लगाने के लिए जहां रिएक्शन को पूरा जानना और बैलेंस करना जरूरी नहीं था, मोल स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप को अप्लाई करने के लिए रिएक्शन को पूरा जानना एज वेल एज बैलेंस करना दोनों जरूरी है। तो टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए वी हैव टू कंप्लीटली नो, we have to completely know the chemical reaction as well as reaction should be balanced। रिएक्शन पूरा पूरा जानना भी होगा और बैलेंस्ड भी करना होगा। अगर रिएक्शन आप पूरा जान रहे हैं और बैलेंस नहीं कर रहे हैं और इस तब अप्लाई नहीं हो पाएगा मोल स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप। मोल स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन पूरा पूरा पता हो और एज वेल एज बैलेंस्ड। जैसे देखिए देखिए कंसीडर ए जनरल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एक जनरल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जनरल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। बैलेंस्ड रिएक्शन है, अल्फा ए रिएक्ट करता है बीटा बी के साथ, बनाता है गामा सी और डेल्टा डी। इस रिएक्शन से आप साफ समझ सकते हो, ये साफ आप जानते होंगे ये रिएक्शन क्या करता है। ये रिएक्शन यही करता है कि अल्फा मॉलिक्यूल ऑफ ए react with beta molecule of B to produce gamma molecule of C and delta molecule of D। ठीक है, यही कर रहा है, आप बहुत अच्छे जानते हो। स्टिचियोमेट्री को फिर नहीं बोलता है, अल्फा मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट विद बीटा मॉलिक्यूल ऑफ बी टू प्रोड्यूस गामा मॉलिक्यूल ऑफ सी एंड डेल्टा मॉलिक्यूल ऑफ
डी। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बीटा मोल ऑफ बी, सब जगह मोलिकुल की जगह मोल कर दिया हमने, मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस गामा मोल ऑफ सी एंड डेल्टा मोल ऑफ डी। ये कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो। अल्फा रिएक्शन कर रहा है बीटा के साथ, तो अल्फा मोल रिएक्शन करेगा बीटा मोल के साथ, सिंपल सा है। इसी स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, अल्फा मोल ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू बीटा मोल ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू गामा मोल ऑफ सी इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा मोल ऑफ डी। समझ में आया? इसी स्टेटमेंट को बस बोला गया है ये चीज। यही हमारा मोल स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप, जो हमारा अल्फा मोल ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू बीटा मोल ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू गामा मोल ऑफ सी एंड इक्विवेलेंट टू डेल्टा मोल ऑफ सी डी है। यही हमारा मोल स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप है। इसी को हम लोग बोलेंगे मोल स्टिचोमेट्रिक रिलेशनशिप। देखिए, एक बात गौर करोगे आप, यहां इक्वल टू नहीं है, ये एक इक्विवेलेंट रिलेशनशिप। हर सवाल में आपको इक्विवेलेंट को इक्वल टू बदलना होगा। तो टू कन्वर्ट एन इक्विवेलेंट रिलेशनशिप, to convert an equivalent relationship to an equal to relationship, an equivalent relationship to equal to relationship, coefficients are interchanged, coefficients are interchanged। मतलब देखिए, मतलब यह है, अगर आपके पास अल्फा मोल ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू बीटा मोल ऑफ बी है, तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट है ना, इसको अगर आप इक्वल टू बदलना चाहते हो तो बीटा इस तरफ आएगा, अल्फा इस तरफ आएगा, बीटा इस तरफ आएगा, बीटा मोल ऑफ ए मल्टीप्लाइड होगा, बीटा मोल ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा मोल ऑफ बी। बस यही तरीका है, यही तरीका है सवाल बनाने के लिए आपको ये करना हो। ध्यान रखोगे, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब रिएक्शन पूरा का पूरा जान रहे हो आप, और पूरा का पूरा बैलेंस। जैसे देखिए, हम एक दो में अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मान लिया N2 जो है H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बना रहा है। तो रिएक्शन तो पता है पूरा, बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस कर लेंगे 3N2। क्या होगा रिलेशनशिप, 1 मोल ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू कितना, 3 मोल ऑफ H2 इज इक्विवेलेंट टू कितना, 2 मोल ऑफ NH3। अब देखिए, तो अगर हम क्या करना चाहें, इन दोनों को N2 को इससे रिलेट करना चाहें, तो अब देखिए, तो 1 मोल ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ NH3। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 इधर आएगा, 2 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3। ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर हम रिलेट करें, 3 मोल ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ H2, और अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो क्या आएगा, 2 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ NH3। समझ में आना, हमने कोफिशिएंट बस इंटरचेंज किया हुआ है। अगर हम इक्विवेलेंट को इज इक्वल टू बदल रहे हैं तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। जिस इक्विवेलेंट को हमने इक्वल टू बदला, उसका कोफिशिएंट उलट दिया। यही तरीका है, प्रिंसिपल यही दोनों है। हम लोग अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे।